हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं संजय कुमावत आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश बैकबोन के ऊपर। और आज एक नया टॉपिक शुरू होने वाला है और ये नया टॉपिक आज ही खत्म हो जाएगा। पंक्चुएशन मार्क का टॉपिक है जो किसी किसी एग्जाम्स में पूछा जाता है। जैसे मैं बात करूं तो नेवी के एग्जाम में पूछा जाता है, क्लर्क की एग्जाम में पूछा जाता है, आर्मी की एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कभी कभी एसआई की एग्जाम में पूछ लिया जाता है, यूपी पुलिस में पूछ लिया जाता है, एमपी पुलिस में पूछ लिया जाता है, दिल्ली पुलिस में पूछ लिया जाता है। तो ऐसे कई सारी एग्जाम्स है जिनके अंदर ये पंक्चुएशन मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो एक बार फटाफट से हम इस पंक्चुएशन मार्क को कंप्लीट करते हैं, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। बहुत ही शानदार लेवल के ऊपर आज क्लास स्टार्ट होगी अपनी। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पंक्चुएशन लिखा हुआ है। पंक्चुएशन के बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि सर फुल स्टॉप पंक्चुएशन मार्क होता है। ठीक है जी गुरुजी। क्वेश्चन मार्क कि सर ये पंक्चुएशन मार्क होता है। एक्सक्लेमेशन मार्क ये भी पंक्चुएशन मार्क है। कोमा पंक्चुएशन मार्क, इन्वर्टेड कोमा, कोलन, सेमी कोलन, डैश, ये नाम है सर। अभी इनके बारे में एक एक के बारे में अपन पढ़ते हुए चलेंगे। फिर लिखा हुआ है सर हाइपन, अपस्ट्रफी, है ना, पेरेंथेसिस, ब्रेसिस, ब्रैकेट्स, इलिप्सिस। तो ऐसे सर बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, उनकी मैं बात आप लोगों के साथ में करूंगा। तो आज जो हमारा टॉपिक शुरू होगा वो टॉपिक क्या होगा, मतलब जो पॉइंट हम शुरू करेंगे वो होगा सर फुल स्टॉप। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं सर फुल स्टॉप के बारे में। आई थिंक सारे बच्चे रेडी है। फुल स्टॉप को समझाता हूं कि फुल स्टॉप क्या होता है। तो भैया सीधी सीधी सी बात है, कोई भी सिंपल सेंटेंस, SIMPLE सिंपल और SENTENCE, पहला पॉइंट मैंने आपकी स्क्रीन पर लिख कर दिया है कि सर सिंपल सेंटेंस के लास्ट में क्या लगाया जाता है, कि सिंपल सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगाया जाता है। पहला पॉइंट ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सर इंपेरेटिव सेंटेंस, IMPERATIVE, इंपेरेटिव सेंटेंस। जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है उस इंपेरेटिव सेंटेंस के लास्ट में भी हमें क्या लगाना पड़ता है सर, फुल स्टॉप लगाना पड़ता है। दूसरी बात। तीसरी बात सर एब्रीविएशन होता है ना, एब्रीविएशन, ABB, एब्रेविएशन, ATION, एब्रीविएशन के साथ में भी सर हमें क्या लगाना पड़ता है, फुल स्टॉप लगाना पड़ता है। तो सर ये तीन कुछ बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, सिंपल सेंटेंस में, इंपेरेटिव सेंटेंस में और एब्रीविएशन के साथ में सर हमें क्या लगाना पड़ता है, फुल स्टॉप लगाना पड़ता है। अब वो फुल स्टॉप कैसा कैसा होता है दिखाता हूं, चलिए सर बात करते हैं, एक एक एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा आई एम टीचिंग, TEACHING, आई एम टीचिंग यू। राइटिंग समझ में आ रही होगी सारे बच्चों को, आई एम टीचिंग यू, तो सर ये फुल स्टॉप है। आई एम टीचिंग यू ये क्या है, हमारा फुल स्टॉप है। क्लियर है जी सर। एक सेंटेंस और लिखता हूं, मैंने लिखा ओपन द डोर, ओपन द डोर, ओपन द डोर और लास्ट में लगाया फुल स्टॉप। तो सर यहां पे कहानी आ रही है फुल स्टॉप की। फिर बात आई थी सर एब्रीविएशन। जैसे बच्चों ये क्या लिखा है मैंने, BA, मैंने लिखा है BA, बी के बाद में फुल स्टॉप है, ए के बाद में फुल स्टॉप है, ये बनता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। अगर मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करूं तो ये क्या होता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, BACHELOR, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये पढ़ाई होती है BA की। इसी प्रकार से सर BA है, इसी प्रकार से बच्चों कॉमर्स से करने वाले बच्चों को BCom बोल देते हैं, साइंस से करने वाले बच्चों को BSc बोल देते हैं। ठीक है, ऐसे इनका नाम आता है। जैसे मास्टर डिग्री में जाते हैं तो सर MA बोल देते हैं, इसी प्रकार से MCom हो जाता है। तो सर ये क्या चीजें हैं, ये है सर एब्रीविएशन। शॉर्ट फॉर्म को एब्रीविएशन कहते हैं। मैं आपको सिर्फ इतना समझा सकता हूं, शॉर्ट फॉर्म को क्या कहते हैं, एब्रीविएशन कह देते हैं। जैसे MBA, MBA, क्या लिख दिया, MBA। इन शब्दों का आपको ध्यान रखना है। बोलो बच्चों आया कि नहीं आया समझ में, ठीक है, बताइए फटाफट से, आया कि नहीं आया समझ में, क्लियर हुआ। तो सर दो तीन बातें थी, ज्यादा कुछ नहीं है। सिंपल सेंटेंस में हमें फुल स्टॉप लगाना होता है और इंपेरेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप लगाना पड़ता है और सर एब्रीविएशन के साथ में फुल स्टॉप लगाना पड़ता है। तो मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको करवाता हूं एब्रीविएशन के। चलो देखो, आपने नाम सुना होगा E और Z लिखा हुआ मिलता है कहीं ना कहीं,
क्या लिखा हुआ मिलता है? इजी। इसका मतलब इंग्लिश में क्या होता है? ये लैटिन वर्ड है इजी, इसका मतलब इंग्लिश में होता है फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, EXAMPLE, इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल। ये लैटिन वर्ड है। एक और कहीं ना कहीं आपने लिखा हुआ देखा होगा आई और ई। क्या लिखा हुआ देखा होगा? आई और ई। आई ई का मतलब क्या होता है सर? आई का ई का मतलब होता है दैट इज। आई ई का इंग्लिश में मतलब क्या होता है? दैट इज। ये लैटिन वर्ड है। आपने ETC लिखा हुआ दिखा होगा, ETC एटसेट्रा। एटसेट्रा लिखा हुआ देखा होगा ना, एटसेट्रा। एटसेट्रा का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में एटसेट्रा का मतलब क्या होता है? एंड सो ऑन। एंड सो ऑन। एंड सो ऑन का मतलब ऐसा ही कुछ। आपने इंग्लिश में AM लिखा हुआ देखा होगा, AM। AM का फुल फॉर्म क्या होता है? एंटी मेरिडियम। क्या होता है? एंटे, ANT, एंटे मेरिडियम। MERIDIUM, एंटी मेरिडियम। ये मॉर्निंग मतलब क्या बोल सकते हैं, दोपहर के पहले का जो समय होता है, रात 12 बजे तक दोपहर से पहले पहले का समय, उसको AM कहते हैं। इसी प्रकार से सर आपने PM सुना होगा। PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम। पोस्ट MERIDIEM, पोस्ट मेरिडियम। तो सर हमें ये समझ में आया, ये E और Z लैटिन वर्ड है, ये IE लैटिन वर्ड है, ये ETC लैटिन वर्ड है, ये AM लैटिन वर्ड है, ये PM लैटिन वर्ड है, और इनकी फुल फॉर्म इनके सामने लिखी हुई है। मतलब ये शब्द जो आपने देखे सर, ये सारे के सारे शब्द क्या है? फुल स्टॉप लेते हैं। ये सारे के सारे शब्द क्या लेते हैं बच्चों? फुल स्टॉप लेते हैं। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? क्लियर करो, आया समझ में? CGL के लिए गाइड कर दीजिए। बिल्कुल बेटा, CGL के लिए आपको गाइड कर देंगे। आप कॉल कर लेना, मेरे से बात कर लेना कल, है ना? फिर अपन बात करेंगे इसके बारे में। चलो क्लियर हुआ? इजी, IE, ETC, AM, PM, फुल स्टॉप क्लियर हुआ? 3 बातें। सबसे बड़ी बात, एब्रीविएशन के साथ में फुल स्टॉप आता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में फुल स्टॉप आता है। तीसरा पॉइंट कि सर इंपेरेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप आता है। ये फुल स्टॉप की कहानी खत्म। आगे बढ़ूंगा, अगले पॉइंट पे चलेंगे। अगला पॉइंट आ गया सर क्वेश्चन मार्क। अगला आएगा क्वेश्चन मार्क, QUESTION, क्वेश्चन मार्क। अब जो हम पढ़ेंगे सर पंक्चुएशन मार्क, वो आएगा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की शक्ल कैसी होती है कि सर क्वेश्चन मार्क कुछ इस तरीके से दिखता है। लो भाई साहब, अब ये कहां कहां लगाया जाता है? तो सर क्वेश्चन मार्क तो बहुत इजी है। क्वेश्चन मार्क हमेशा कहां लगता है कि सर क्वेश्चन मार्क तो हमेशा सेंटेंस के लास्ट में लगता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगता है। जैसे हेल्पिंग वर्ब से कोई वाक्य शुरू हो रहा है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाता है, ठीक है सर। हाउ वर्ड, हाउ वर्ड वाला वाक्य इंट्रोगेटिव का है तो सर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। WH वाला वर्ड, WH वाला वर्ड HSVO का है, इंट्रोगेटिव का है, तो लास्ट में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क आ जाता है। सीधी सीधी सी बात है, जिस वाक्य में HSVO का फॉर्मेट होता है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, उसमें क्या आ जाता है? उसमें क्वेश्चन मार्क आ जाता है। एग्जाम्पल्स के साथ में बात करते हैं, जरा देखिएगा। मैंने लिखा व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, ये क्वेश्चन मार्क है बेटा। मैंने लिखा हाउ आर यू, हाउ आर यू, क्वेश्चन मार्क। एक क्वेश्चन में देख लेते हैं, आई एम गोइंग टू आगरा, आई एम गोइंग टू आगरा, कोमा, और ये लगाकर लास्ट में आया है क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या होता है कि सर ये होता है टैग क्वेश्चन। ये क्या होता है? टैग क्वेश्चन। ये क्या होता है बच्चों? टैग क्वेश्चन। तो टैग क्वेश्चन के अंदर हमें क्या लगाना पड़ता है सर? क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस के अंदर हमें क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर हमें क्वेश्चन मार्क का यूज करना होता है। बोलो बच्चों, आया क्या समझ में? तो क्वेश्चन मार्क में क्या समझ में आया कि सर WH से शुरू होने वाले शब्दों में जो सेंटेंस बनता है उसमें क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। व्हाट से मतलब WH या हाउ से जो शुरू होता है उनमें क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं।
हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू होता है उसमें क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, और टेग क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ये चार बातें क्वेश्चन मार्क की थी। ये चार बातें किसकी थी सर? ये चार बातें क्वेश्चन मार्क की थी। क्लियर है? आगे बात समझ में? जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब हम चलते हैं सर तीसरे टेग मतलब तीसरे पंक्चुएशन मार्क में, और तीसरा पंक्चुएशन मार्क अपना आएगा एक्सक्लेमेशन मार्क। EXCLA एक्सक्लेमेशन TION एक्सक्लेमेशन मार्क। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो बच्चों क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क। और एक्सक्लेमेशन मार्क की शक्ल कैसी होती है कि सर हमने कल ही नरेशन में पढ़ा था, कुछ इस तरीके से होता है और लास्ट में ऐसे नीचे पॉइंट सा बना हुआ रहता है, वो होता है सर एक्सक्लेमेशन मार्क। वो क्या होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया सर, आप बहुत अच्छे टीचर हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। हाँ लगा दे मस्का, है मस्का लगा रहे हो बेटा, और मैं समझता हूं तुम्हें। चलो सर, इसमें क्या होता है सर? इसमें फीलिंग्स बताई जाती है, टू शो फीलिंग्स। ये क्यों लगाया जाता है? टू शो फीलिंग्स। इसमें क्या दिखाया जाता है बच्चों? इसमें फीलिंग्स दिखाई जाती है सर। फीलिंग्स का मतलब क्या होता है कि सर फीलिंग्स का मतलब होता है भावनाएं दिखाई जाती है। जैसे कल नरेशन में मैंने स्टार्ट किया था, पता हो तो, हुर्रे, HURRAH, हुर्रे। हुर्रे से किसका पता चल रहा था सर? हुर्रे से खुशी का पता चल रहा था, जॉय का पता चल रहा था। ठीक है। अलास, ALAS, अलास। अलास से किसका पता चल रहा था सर? अलास से दुख का पता चल रहा था। हम बोलते थे ना कभी कभी, सो स्वीट, अरे वाह यार बहुत ही बढ़िया, सो स्वीट, बड़ा प्यारा लग रहा है, वाह, ऐसे भी बोल देते हैं अपन, वाह बहुत ही बड़ा बढ़िया, ब्रेवो ब्रेवो ब्रेवो, शाबाश शाबाश शाबाश, ब्रेवो बोल देते हैं। माई गुडनेस, ओ माई गॉड, माई गुडनेस बोलते कि नहीं बोलते ऐसा, है ना? OMG, OMG, भाई रे भाई अंग्रेजी को बिगाड़ के रख दिया, ओ माई गॉड। ओ अरे वो मूवी नहीं देखी क्या? पीके, पीके मूवी नहीं देखी? अच्छा 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 अच्छा, देख लूंगा तुझे। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके। वो क्या है? ओके, ये लो भाई साहब, ये सब क्या है सर? ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। क्यों लगाया जाता है सर? टू शो फीलिंग्स, फीलिंग्स दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए बच्चों? फीलिंग्स दिखाने के लिए। किसका यूज किया जाता है सर? फीलिंग्स दिखाने के लिए। बोलो मेरे बच्चों, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? चलो सर, एक्सक्लेमेशन मार्क की बात खत्म हुई, आगे बढ़ेंगे, मेन चीज में चलेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है वो आता है सर चौथा पॉइंट, जिसको हम कहेंगे कोमा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सर कोमा, COMMA, कोमा। ये कोमा सबसे इंपॉर्टेंट। और कोमा क्या होता है सर? कोमा कुछ इस तरीके से होता है। ये जो दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर, ये कोमा है सर, है ना? इसको कोमा कहते हैं। ये कोमा है, ये कोमा है, ये कोमा। ये कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, उसकी मैं बात करने वाला हूं। तो सारे बच्चे रेडी हैं? मेन सबसे इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क में कोमा ही है। ठीक है। टू गिव अ शॉर्ट पॉज, थोड़ा सा रुकने के लिए कोमा लगाया जाता है, थोड़ा सा रुकने के लिए। ठीक है। पॉज लिख देता हूं, PAUSE, पॉज। पॉज का मतलब थोड़ा सा रुकना। पॉज मतलब क्या कहेंगे? थोड़ा सा रुकना। अगर आपको कोई बात कहनी है और आप कोमा लगा लगा के बोल रहे हैं, इसका मतलब आप रुक रुक के बोल रहे हैं। सर रुक रुक के कैसे बोला जाता है अभी बता देंगे। जैसे मैंने बोला राम श्याम मुकेश आर गुड फ्रेंड्स, FRIENDS, फ्रेंड्स। अब यहां पे आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, सॉरी पंक्चुएशन मार्क लगाना है। तो आपने देखा कि सर यहां एक चीज और लिख देता हूं, राम श्याम, यहां एंड आएगा बच्चों, एंड, राम श्याम एंड मुकेश। तो यहाँ पंक्चुएशन मार्क में राम के यहाँ पंक्चुएशन मतलब पंक्चुएशन मार्क मतलब कोमा लगेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कभी कभी श्याम के बाद में, अगर कई बार आपको एग्जाम्स में एंड के पहले भी कोमा दिख जाए तो वो गलत नहीं होता है। एंड के पहले अगर कोमा दिख रहा है तो वो गलत नहीं होता है। तुम ऐसे मत समझना कि सर ये तो गलत है, ना ना ना, वो गलत नहीं होता, सही माना जाता है।
और लास्ट में आएगा यहाँ पे फुल स्टॉप। तो सर इस क्वेश्चन के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर राम के बाद में कोमा लगाया है और लास्ट में फुल स्टॉप लगाया है। इसका मतलब कोमा का यूज किया जाता है थोड़ा सा रुकने के लिए, थोड़ा सा पोज देने के लिए। अभी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स करवाऊंगा आपको, डोंट वरी। ये पहला एग्जाम्पल है, मतलब पहला पॉइंट है, पोज देने के लिए कोमा का यूज किया जाता है। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात, हमेशा कभी कभी क्या होता है, कुछ एडवर्ब ऐसी होती है जो वाक्य के शुरू में आती है, जिनको इंट्रोडक्टरी एडवर्ब बोलते हैं। अच्छा, इंट्रोडक्शन समझते हो कि सर इंट्रोडक्शन तो शुरू शुरू में दिया जाता है, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला इंट्रोडक्टरी एडवर्ब, बस ये लिखने वाला हूं, INTRO इंट्रो, ठीक है, INTRO इंट्रोडक्ट, DUCTORY इंट्रोडक्टरी एडवर्ब। इंट्रोडक्टरी एडवर्ब के बाद में क्या आता है, कोमा आता है। एग्जाम्पल के रूप में बताऊं तो जैसे हाउ एवर, HOWEVER, हाउ एवर के बाद में कोमा आता है, फिर सेंटेंस लिखा हुआ रहता है फुल स्टॉप। इसी प्रकार से जैसे मैंने लिखा इंडीड, INDEED, इंडीड, इंडीड के बाद में कोमा आता है, फिर सेंटेंस चलता रहता है। इसी प्रकार से कभी कभी बीच में आपको देयरफॉर देखने को मिलता है ना, THEREFORE, तो सर यहां पर भी क्या आता है, कोमा का यूज किया जाता है। कभी कभी हम लिखते हैं फॉर इंस्टेंस, INSTANCE, फॉर इंस्टेंस, नो डाउट, NODOUBT, ये एडवर्ब लिख रहा हूं बच्चों में, ये एडवर्ब लिख रहा हूं। इनफैक्ट नाम सुना होगा आपने, इनफैक्ट, इनफैक्ट मतलब वास्तव में, ठीक है। ऑफकोर्स, 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 है ना, COURS, बेटा ये कुछ शब्द लिखे हैं मैंने, इन शब्दों को एडवर्ब कहते हैं, और ये वाक्य में आती है तो अपने बाद में कोमा लेता है। हाउ एवर के बाद में कोमा लगता है, इंडीड के बाद में कोमा लगता है, देयरफॉर के बाद में कोमा लगता है, फॉर इंस्टेंस के बाद में कोमा लगता है, नो डाउट के बाद में कोमा लगता है, इंडीड के बाद में कोमा लगता है, इनफैक्ट के बाद में कोमा लगता है, ऑफकोर्स के बाद में कोमा लगता है। तो ये मैंने आपको दूसरा पॉइंट बताया। ये मैंने आपको क्या बताया बच्चों, ये मैंने आपको दूसरा पॉइंट बताया। क्या मेरी बातें क्लियर हो रही है? अब मैं एग्जांपल्स करवाऊं आपको, रेडी है? एग्जांपल्स करवाऊं मैं आपको बच्चों, रेडी है? मैंने लिखा आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन, फिर मैंने लिखा पेंसिल, PENCIL, पेंसिल, फिर मैंने लिखा एंड, एंड के बाद मैंने लिखा ए के बाद मैंने लिखा MOBILE, और छोड़ दिया वाक्य। तो सर अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि आई हैव ए पेन, पेंसिल, मोबाइल। तो इसने बोला मेरे पास पेन है, पेंसिल है और मोबाइल है। तो बच्चों पेन पेंसिल लिखा तो यहां बीच में कोमा आएगा, एक तो पेन के बाद में कोमा आएगा, और तुम लगाना चाहो तो पेंसिल के बाद में भी आप कोमा लगा सकते हैं, गलत नहीं माना जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ में आई? बात समझ में आई बच्चों? एक एग्जांपल और करवाता हूं। मैंने लिखा इजिप्ट, EGYPT, ये वो क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। मैंने लिखा है इजिप्ट, कोमा, ITALY, इटली, कोमा, एंड। अब तुम कहोगे सर यहां कोमा लगा दिया, यहां कोमा लगा दिया, जबकि एंड आ रहा है। लगा सकते हो, गलत नहीं होता है, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। इजिप्ट, इटली, इजिप्ट बोल दिया, इटली बोल दिया, एंड स्पेन बोल दिया, SPAIN। मैंने 3 कंट्रीज लिखी है। इटली, इजिप्ट, इटली और स्पेन आर फॉरेन कंट्रीज, आर फॉरेन कंट्रीज, FOREIGN, फॉरेन कंट्रीज, COUNTRIES, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज। बोलो बच्चों आया समझ में? आया क्या समझ में बच्चों? क्लियर हुआ? जी सर क्लियर हुआ? है ना, आ रही है बातें समझ में? चलो एक सेंटेंस और करवा देता हूं, एक सेंटेंस बच्चों और करवा देता हूं। जैसे मैंने लिखा HIGH, हाई एंड लो, मैंने लिखा हाई एंड लो, फिर मैंने लगाया बच्चों कोमा। इसका मतलब अब मैं एक और ऐसा ही शब्द और बोलूंगा, कोमा लगाया ना मैंने, अब ऐसा ही और कोई शब्द बोलूंगा तभी तो रुकूंगा। हाई एंड लो, फिर रुक गया। फिर मैंने बोला रिच एंड पुअर, रिच
एंड पुअर, रिच एंड पुअर। ठीक है, दो बातें लिख दी। फिर लिखूंगा कोमा, लिटरेट, LITERATE, लिटरेट एंड इलिटरेट, लिटरेट एंड इलिटरेट, ILLITE। एक मिनट, बैटरी खत्म हो गई, मैं लैपटॉप को चार्ज कर दूं एक बार। लिटरेट एंड इलिटरेट, ILLITERATE, लिटरेट एंड इलिटरेट। ठीक है, लिटरेट एंड इलिटरेट्स, लिटरेट्स एंड इलिटरेट्स आर प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट हियर। मैंने ये कोई सेंटेंस लिखा। अब इस सेंटेंस में गौर करना बच्चों, मैंने लिखा हाई एंड लो, कोमा लगा दिया। मैंने बोला रिच एंड पुअर, कोमा लगा दिया। मैंने बोला लिटरेट्स एंड इलिटरेट्स, तो आपको एंड दिख रहा होगा, ये रहा एंड। तो एंड के पहले भी आप कोमा लगा सकते हैं, गलत नहीं होता है। तो मतलब ये समझ में आया कि सर एक जैसा नाउन आता है तो हमें कोमा लगाना पड़ता है। एक जैसा नाउन आता है तो हमें क्या लगाना पड़ता है, कोमा लगाना पड़ता है। उसी को अंग्रेजी में कह दिया पोज, उसी को अंग्रेजी में क्या कह दिया, पोज। पोज मतलब रुकना। तो आई हैव ए पेन, कोमा, पेंसिल, कोमा, एंड के बाद हमने लिख दिया ए मोबाइल। इसका मतलब आप एक जैसा नाउन लिख रहे हैं तो हमें कोमा का यूज करना पड़ता है। एक जैसा नाउन लिख रहे हैं तो हमें कोमा का यूज करना पड़ता है। ये एक प्रकार का और एग्जाम्पल हमने करवा दिया। और सुनो, कभी कभी क्या होता है कि हम किसी को आवाज देने के लिए भी कोमा लगाते हैं। जैसे सुनना, मैंने लिखा राम, जैसे मम्मी बुलाती है ना, राम इधर आना, तो मैंने बोला राम कम हियर, कम हियर। तो ये कम हियर क्या है सर, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। IMPERATIVE, इंपेरेटिव सेंटेंस, फुल स्टॉप। कम हियर, यहां आओ। तो हमने आवाज देकर बोली राम कम हियर, तो ये राम के बाद में जो कोमा आया है इसका मतलब रुकना है हमें, राम कम हियर। थोड़ा सा रुकने के लिए सर हमें कोमा का यूज करना पड़ता है। थोड़ा सा रुकने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है, कोमा का यूज करना पड़ता है। अपन बोलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या बोलते हैं ऐसे, LADIES, लेडीज एंड जेंटलमैन, GENTLEM, लेडीज एंड जेंटलमैन, कोमा। प्लीज फोकस माई पॉइंट, प्लीज लिसन टू मी, ऐसे लिख देता हूं, LISTEN, प्लीज लिसन टू मी। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेडीज एंड जेंटलमैन। अब रुक गया मैं, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज लिसन टू मी, कृपया मुझे सुनिए, मेरी बात पे फोकस कीजिए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन के बाद में क्या लगाया सर, कोमा लगाया। तो मैं समझूंगा बात आपको क्लियर हो गई होगी। आ गई क्या बात समझ में? कोमा नहीं लगाते गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन अपना अपना टॉपिक ही क्या है, पंक्चुएशन मार्क। तो अगर पंक्चुएशन मार्क तुम्हारे एग्जाम में आएगा तो वो तो ऐसे ही क्वेश्चन देगा। तो हमें सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा, पढ़कर समझना पड़ेगा। पढ़कर क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला ना, भगवान हमें सब कुछ देता है, तो गॉड गिव अस आवर डेली ब्रेड, इस तरीके से कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, चलो सर एक बात हमारी ये क्लियर हुई कि हमें ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। एक दो एग्जांपल और करवाना चाहूंगा, आओ सर। एग्जांपल की कोई कमी नहीं है, सुनते चलो। कभी कभी दो सेंटेंसेस के बीच में भी कोमा लगाते हैं। जैसे मैंने लिखा, मैंने तुमको वर्ब का टॉपिक पढ़ाया, वर्ब में पढ़ाया था मैंने आपको परफेक्ट पार्टिसिपल। मैंने आपको कंजंक्शन पढ़ाया, कंजंक्शन के अंदर भी हम दो दो सेंटेंसेस पढ़ रहे थे तो बीच में कोमा लगा सकते हैं। जैसे मैंने लिखा द सन, मैंने लिखा द सन, HAVING, द सन हैविंग सेट, द सन हैविंग सेट। और अब मैं कोमा लगा रहा हूं, मैंने ये लगा दिया कोमा, और कोमा के बाद मैंने आगे सेंटेंस लिखा वी वेंट होम, वी वेंट होम। लो भाई साहब, तो सर दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हमने क्या लगाया, कोमा लगाया। आई क्या बात समझ में? एक सेंटेंस और लिखता हूं, मैंने लिखा द सन राइजिंग, द सन राइजिंग, RISING,
द सन राइजिंग, और फिर मैंने लगा दिया सर कोमा, और कोमा के बाद में मैंने लिखा वी वेंट ऑन ए पिकनिक, वी वेंट ऑन अ पिकनिक, वी वेंट ऑन अ पिकनिक, फुल स्टॉप। बोलो बच्चों, आया कि नहीं आया समझ में? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ बच्चों। आपने बोला है कि इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं पक्षी होता या होती तो आई वुड फ्लाई, तो कोमा लगाया अपन ने, आई वुड फ्लाई, आई वुड फ्लाई। बोलो बच्चों, आया कि नहीं आया समझ में? कहने का मतलब यह है कि सर नाउन को, मतलब शब्दों को जोड़ने के लिए, सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हमें कोमा का यूज करना पड़ता है। दो कोमा का अर्थ क्या होता है कि सर कोमे का अर्थ यह है कि जहां कोमा हमने लगाया है वहां पे हमें पोज देना रहता है। पोज देने का मतलब कि हमें थोड़ा सा रुकना पड़ता है। और समझाता हूं, समझिएगा, एक लास्ट बात और बताता हूं। सर नाउन इन अपोजिशन में यूज किया जाता है, NOUN, नाउन इन अपोजिशन में, नाउन इन अपोजिशन, नाउन इन अपोजिशन में भी सर कोमा का यूज किया जाता है। कैसे? जैसे मैंने बोला क्या बोला, जैसे मैंने बोला राम, माय ब्रदर, राम माय ब्रदर, मतलब राम की डिटेल क्या है? माय ब्रदर, तो इज अ गुड बॉय, इज अ गुड बॉय। तो यहां पर ये चीज समझ में है कि सर राम इज अ गुड बॉय। सेंटेंस तो ये था कि राम इज अ गुड बॉय, लेकिन राम की डिटेल हमने अपोजिशन में बताई, कोमा लगाकर बताई, तो ये क्या बन गया? राम माय ब्रदर इज ए गुड बॉय। जैसे छोटे छोटे बच्चों को एप्लीकेशन लिखते हैं ना अपन, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट, ऐसे लिखते हैं एप्लीकेशन के रूप में। एप्लीकेशन लिख के दिखाता हूं एक, है ना, आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू। जो बच्चा मेरे से पढ़ता है ना स्कूल के अंदर, उन सब बच्चों को ये लाइन याद है, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट, योर काइंड नोटिस दैट। ये इतनी बड़ी लाइन क्या है? मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आई कोमा, यहां पे नाम लिख देंगे, जैसे मैंने लिख दिया राहुल, कोमा एम स्टूडेंट ऑफ, STUDENT, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। जैसे सपोज दैट मैंने ये लिखा, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट आई राहुल एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। तो सर ये कोमा जो लगाया है मैंने, मैं पेन का कलर चेंज कर रहा हूं, देखिएगा बच्चों, यहां पर ये कोमा जो मैंने लगाया है, इसका मतलब क्या है कि सर मैं रुका हूं। आई कौन? कि राहुल, फिर कोमा एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, इस तरीके से। तो सर ये जो कोमा का यूज किया जाता है, ये हमारा नाउन इन अपोजिशन में भी किया जाता है। फिर हमने बात करी थी सर एडवर्ब की, तो एडवर्ब के एक दो एग्जांपल करवा देता हूं, सुनो। एडवर्ब के रूप में जैसे हमने बोला इनफैक्ट, हमने बोला इनफैक्ट कोमा, इनफैक्ट ट्रुथ इज ब्यूटी, TRUTH, ट्रुथ इज ब्यूटी, BEAUTY, फुल स्टॉप। जैसे हम बोलते हैं फॉर्चुनेटली, FOR, फॉर्चुनेटली, NATETELY, फॉर्चुनेटली आई एम गुड। लो भाई साहब, आई एम गुड या वेल ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो सर आप समझ गए होंगे कि आपने इतना ही बताया है कि एक तो एडवर्ब आती है तो सर हमें कोमा लगाना पड़ता है, किसी नाउन की डिटेल बतानी पड़ती है तो कोमा लगाना पड़ता है, छोटे छोटे नाउन को, अलग अलग नाउन को जोड़ना होता है तो कोमा लगाना पड़ता है, दो सेंटेंसेस में बात करनी होती है तो कोमा लगाना पड़ता है। तो सर ये कोमा का बहुत सारा यूज मैंने आप लोगों को सिखा दिया। आई थिंक इतना काफी होगा आपके लिए। बोलो बच्चों, आया कि नहीं आया समझ में? फाइनली ही पास द एग्जाम, ऐसा भी बोल देते हैं अपन, फाइनली, FINALLY, फाइनली कोमा आई पास द एग्जाम, PASSED, आई पास्ड द एग्जाम, पास द एग्जाम, फाइनली मैंने एग्जाम पास कर लिया, फाइनली मैंने एग्जाम पास कर लिया। बोलो मेरे बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आई बात समझ में? क्लियर है? आपका कॉलिंग टाइम क्या है? 3 बजे बाद में बात कर लेना बेटा। कॉलिंग टाइम वैसे विशेष नहीं है, बट 3 बजे बाद में ही बात कर पाता हूं मैं आपसे, है ना, इससे पहले नहीं करता।
चलो क्लियर होगी बात। आई थिंक कोमा समझ में आ गया होगा, है ना, ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे सर, आगे बात करेंगे अपन। आगे देखे अगला कौन सा लेते हैं। अगला हम लेंगे सर जो अगला अपना पंक्चुएशन मार्क आएगा वो होगा इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमा, इनवर्टेड कोमा। कोमा की बात कर रहे हैं तो अपन इन्वर्टेड कोमा की बात कर लेते हैं। इन्वर्टेड कोमा कैसा होता है कि सर इन्वर्टेड कोमा दो प्रकार का होता है। एक इन्वर्टेड कोमा होता है जिसमें 6699 आता है, और एक जो इन्वर्टेड कोमा होता है उसमें 6 और 9 आता है। कहने का मतलब ये हुआ सिंगल इन्वर्टेड कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा। इसको हम कहेंगे सर डबल इन्वर्टेड कोमा, DOUBLE, इसको डबल, और इसको हम कहेंगे सिंगल, SINGLE। डबल इन्वर्टेड कोमा, सिंगल इन्वर्टेड कोमा। क्लियर हुआ? डबल इन्वर्टेड कोमा, सिंगल इन्वर्टेड कोमा, इसको स्पीच मार्क भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम स्पीच मार्क भी है। स्पीच मार्क, मार्क्स, स्पीच मार्क्स, इसका दूसरा मीनिंग स्पीच मार्क्स भी है बेटा। क्लियर है? मार्क ही बोलेंगे। बोलो अब हम पढ़ेंगे सर बताओ इन्वर्टेड कोमा कहां लगता है। तो सीधी सीधी सी बात है सर, इन्वर्टेड कोमा हमेशा और हमेशा एक तो नरेशन वाले क्वेश्चंस में लगाया जाता है, और कोई चीज हमें हाईलाइट करनी होती है तो हमें कोटेशन मार्क, इन्वर्टेड कोमा या स्पीच मार्क लगाना पड़ता है। कोटेशन मार्क, स्पीच मार्क, इन्वर्टेड कोमा या इन्वर्टेड मार्क कब लगाया जाता है? हाईलाइट करने के लिए, किसी चीज को हाईलाइट करने के लिए। जैसे आजकल तो डिजिटल बोर्ड वगैरह आ जाते हैं तो हम लाइन खींच के बता देते हैं ये हाईलाइट कर दिया अपन ने, या पेन से कलर चेंज कर देते हैं स्केच पेन से तो वो हाईलाइट हो गया। लेकिन रिटर्न अंग्रेजी में, रिटर्न इंग्लिश में हाईलाइट कैसे करते हैं? कोटेशन मार्क लगाकर। हाईलाइट कैसे करते हैं? कोटेशन मार्क लगाकर। बेटा कैसे करते हैं? कोटेशन मार्क लगाकर। जैसे मैं एग्जांपल से आप लोगों को समझाऊं तो समझिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूं। अच्छा, आरवी और आरएस लिखूंगा तो कोमा कहां लगता है और कोटेशन मार्क कहां लगता है बताना मुझे। मैंने लिखा आई सेड, मैंने यहां लगाया कोमा, इसका मतलब आरवी में कोमा आता है। आरवी के साथ में कोमा, आरवी के साथ में तो क्या आता है? कोमा, COMMA। और आरएस के साथ में क्या आता है? आरएस के साथ इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा। ये बात आपको ध्यान रखनी है बेटा। जैसे मैंने बोला आई सेड इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, BEST बेस्ट, और FRIEND बेस्ट फ्रेंड। पहले सेंटेंस पूरा होगा फुल स्टॉप से, फुल स्टॉप के बाद में इन्वर्टेड कोमा आएगा। अगर आपने इन्वर्टेड कोमा के बाद में फुल स्टॉप लगाया है, इन्वर्टेड कोमा के बाद में क्वेश्चन मार्क लगाया है तो वो गलत है। पहले सेंटेंस पूरा होगा उसके बाद में कोटेशन मार्क आएगा या इन्वर्टेड कोमा आएगा। ये बात ध्यान रखनी है बेटा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैं एक दो एग्जांपल और करवाता हूं, जरा देखिएगा। मैंने लिखा द टीचर TEACHER, द टीचर सेड टू मी कोमा, फिर इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, द टीचर सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा द अर्थ इज ROUND, द अर्थ इज राउंड, फुल स्टॉप, वाक्य खत्म, और फिर इन्वर्टेड कोमा बंद, फिर इन्वर्टेड कोमा बंद। तो एक चीज हमें समझ में आई कि सर नरेशन वाले सेंटेंस में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले सेंटेंस में आरवी और आरएस, आरवी में कोमा आता है, आरएस में इन्वर्टेड कोमा आ जाता है। तो पहला पॉइंट तो हो गया कि आरएस के अंदर इन्वर्टेड कोमा लगाया जाता है। ठीक है, ओके। अब मैं एक सेंटेंस लिखने वाला हूं, मुझे देखकर बताना वो सेंटेंस सही है कि गलत है। मैंने लिखा आई इज माई फेवरेट, FAVOURITE,
TE फेवरेट लेटर, LETTER फुल स्टॉप। इस वाक्य को देखो, आई इज माई फेवरेट लेटर, क्या ये सेंटेंस सही है क्या, ये बताओ, क्या ये सेंटेंस सही है? आई इज माई फेवरेट लेटर, क्या ये सेंटेंस सही है? आई इज माई फेवरेट लेटर, क्या ये सेंटेंस सही है? बोलो बोलो फटाफट से। सर आई के साथ में तो एम आता है ना, आई के साथ में तो एम आता है, लेकिन यहां आई के साथ में इज क्यों आया? मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि आई के साथ में इज क्यों आ रहा है? तो प्यारे बच्चों सुनना मेरी बात गौर से, यहां पे बोला क्या जा रहा है? आई, आई का मतलब यहां पर मैं नहीं है। अगर आई का मतलब मैं होता तो एम आता, आई एम, आई वॉज, ऐसे आता। यहां पे आई नामक शब्द तो एक अक्षर है, एक शब्द है, तो आई अकेला है, इसलिए ई जाए कि आई नामक शब्द या आई नामक लेटर या आई नामक अक्षर मेरा फेवरेट अक्षर है। जैसे मेरा फेवरेट अक्षर एस है क्योंकि मेरा नाम एस से शुरू होता है, ऐसा। तो ये सर डबल इन्वर्टेड कोमा में जाएगा इस तरीके से, आई इज माई फेवरेट लेटर, आई मेरा फेवरेट लेटर है, आई मेरा क्या है? फेवरेट लेटर है। तो आई को हाईलाइट करने के लिए हमने डबल इन्वर्टेड कोमा लगाया, या सिंगल भी लगा सकते हैं, या फिर सिंगल भी लगा सकते हैं। बोलो मेरे बच्चों आया कि नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया समझ में? बोलो फटाफट से। क्लियर हो रही है चीजें? एक दो एग्जाम्पल और करवा देता हूं बेटा, एक दो एग्जाम्पल आप लोगों को और करवा देता हूं, देखिएगा मैं क्या करवाता हूं। मैंने लिखा इन्वर्टेड कोमा, आई मिस यू फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कोमा बंद। रुकना एक बार, मैंने बोला आई मिस यू इन्वर्टेड कोमा, ठीक है, आई मिस यू इन्वर्टेड कोमा इज माई फेवरेट सेंटेंस, इज माई फेवरेट, आई मिस यू इज माई फेवरेट सेंटेंस, SENTENCE फुल स्टॉप। तो बच्चों गौर से देखो यहां पर क्या आ रहा है, आई मिस यू, ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, इसका मतलब हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं, इसका मतलब हम इसको क्या कर रहे हैं? इसको हाईलाइट कर रहे हैं। जी सर, आई मिस यू, बेटा आई मिस यू एक सेंटेंस है, तो इसने बोला आई मिस यू को इसने हाईलाइट किया, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाकर इसने क्या करा? हाईलाइट करा कि आई मिस यू नामक सेंटेंस मुझे बहुत पसंद है, आई मिस यू नामक सेंटेंस मुझे क्या है? बहुत पसंद है। बोलो मेरे बच्चों आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? हमने इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट कर लिया है ना बच्चों, इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, बढ़ जाऊं आगे, रेडी? चलो सर नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क पढ़ेंगे जो कि होगा कोलन, COLON। कोलन क्या होता है? कोई बताएगा मुझे कोलन क्या होता है? कि सर कोलन का मतलब ये वाला, ये कोलन होता है, कौन सा? ये कोलन होता है बच्चों, इसको कोलन कहते हैं। इसको हम कौन सा मार्क कहते हैं? इसको हम कोलन वाला मार्क कहते हैं। बोलो बच्चों आया कि नहीं आया समझ में? इसको हम कोलन के नाम से जानते हैं, इसको हम किसके नाम से जानते हैं? कोलन के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात कि जी सर इसको कोलन कहते हैं। अब ये कोलन का यूज हम कैसे कैसे करेंगे, तो मैं एक एक चीज आप लोगों को बताने वाला हूं, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। रेडी है? रेडी है? सुनो, कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, कोई बंदा है जो आपको कुछ कहना चाहता है। ये है ना, ये डायलॉग वाले सेंटेंसेस में आता है। जैसे मैंने बोला राम, तो फिर मैंने डबल डॉट लगा दिया, इसका मतलब राम नाम का बंदा कुछ बोलेगा। समझ में? ये इंट्रोडक्शन कोटेशन होता है ना, टू इंट्रोड्यूस ए कोटेशन, किसी बात को कहने के लिए, किसी बात को कहने के लिए कहने वाले व्यक्ति के पहले, कहने वाले व्यक्ति के बाद में ये कोलन लगाया जाता है। जैसे मैंने लिखा SANJAY और डबल डॉट लगा दिया, इसका मतलब अब संजय बोलेगा, संजय की बात आएगी आगे। अब यहां पे जो सेंटेंसेस आएगा ना, वो बोलने वाला बंदा कौन है? कि सर वो बोलने वाला बंदा संजय है। जैसे एप्लीकेशन में लिखते हैं ना अपने, एप्लीकेशन में सब्जेक्ट,
SUBJECT, सब्जेक्ट डबल डॉट, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं अपन एन एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव या कुछ भी XYZ। तो सर ये जो डबल डॉट लगाया जाता है ना, इस डबल डॉट का मतलब होता है कॉलन। इस डबल डॉट का मतलब क्या होता है बच्चों, इसी को हम कॉलन कहते हैं। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात और बता दूं सर, संख्याओं के साथ में भी डबल डॉट, रेशियो, पहले रेशियो की बात कर लेते हैं अपन। टाइम, TIME, टाइम बताने के लिए टाइम एंड रेशियो। रेशियो का मतलब होता है RATIO, अनुपात। टाइम एंड रेशियो बताने के लिए भी सर हमें कॉलन का यूज करना पड़ता है। समय, घड़ी का समय होता है ना, उसको दिखाने के लिए कॉलन लगाया जाता है। अनुपात 2:3, 4:5, अनुपात दिखाने के लिए भी सर हमें कॉलन का यूज करना पड़ता है। किसका यूज करना पड़ता है? कॉलन का यूज करना पड़ता है। और कभी कभी सर लिस्ट बताने के लिए, लिस्ट, LIST, लिस्ट बताने के लिए भी हमें किसका यूज करना पड़ता है? कॉलन का यूज करना पड़ता है। तो मैं एक एक एग्जांपल्स के साथ में आपको समझाता हूं, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगी सारी बात। एग्जांपल्स के साथ में सारी की सारी बात यहां पे क्लियर कर दूंगा मैं। रेडी हैं सारे बच्चे एग्जांपल्स को सीखने के लिए? ठीक है, करूं स्टार्ट? आइए सर बात करते हैं। तो मैंने बोला कि सर इंट्रोड्यूस, किसी कोटेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें कॉलन लगाना पड़ता है। तो जैसे मैंने लिखा माई डैड सेज, माई डैड सेज, मेरे पिताजी कहते हैं, कोमा, अब मैंने लगाया इन्वर्टेड कोमा, नेवर, NEVER, नेवर, हर्ट, HURT, नेवर हर्ट एनीवन। मेरे पिताजी मुझसे कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को कभी भी हर्ट मत करो, किसी भी व्यक्ति को कभी भी हर्ट मत करो। तो ये समझ में आया ये क्या है? कि सर ये कोमा है, ये RV है, और ये जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर आ रहा है सर ये है RS। तो मैंने आपको क्या कहा कि सर किसी भी कोटेशन को कहने वाले बंदे के पहले या किसी सेंटेंस के पहले कॉलन लगाया जा सकता है। मतलब मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकता था। कैसे लिख रहा हूं दोबारा से? माई डैड, डैड मतलब फादर, माई डैड सेज, SAYS डबल डॉट, मैं यहां पे डबल डॉट मतलब कॉलन भी लगा सकता हूं। और फिर इन्वर्टेड कोमा में मैंने लिखा नेवर, NEVER, नेवर हर्ट एनी वन, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कोमा बंद। लो ये समझ में आया क्या मैंने क्या बताया? कुछ समझ में आया क्या मैंने क्या बताया? मैंने आप लोगों को इतना समझाया है कि सर किसी भी चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए, किसी भी चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए, किसी भी चीज की पहचान बताने के लिए आप डबल डॉट का मतलब कॉलन लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? कॉलन लगा सकते हैं। अभी समझ में नहीं आया होगा, मैं एक दो एग्जांपल्स और बताना चाहूंगा, आप देखते रहो बस। जैसे मैंने लिखा देयर आर, THERE, देयर आर 3 types, THREE, there are 3 types, TYPES, there are 3 types of tenses, there are 3 types of tenses, TENSES। मैंने बोला 3 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, टेंस होते हैं। डबल डॉट लगा दिया मतलब कॉलन लगा दिया। अब इस कॉलन के बाद में मैं बोलूंगा, जैसे मैंने लिखा PRESENT, प्रेजेंट टेंस, अब मैंने कोमा लगा दिया। फिर मैंने बोला पास्ट टेंस, फिर मैंने कोमा लगा दिया। फिर मैंने बोला फ्यूचर टेंस, FUTURE, फ्यूचर, TENSE। तो यहां समझ में आया मैंने क्या करा? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस, या टेंस मान लो या टेंसेस मान लो कि 3 प्रकार के टेंस होते हैं। टेंस ही लिख देता हूं मैं यहाँ पे, TENS, टेंस है ना। तो 3 प्रकार के क्या होते हैं? टेंस होते हैं। तो फिर डबल डॉट लगा दिया। अब नंबरिंग कर दी मैंने। नंबरिंग का मतलब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर। तो मैंने लिस्ट बताई थी ना, लिस्ट आउट करना, वो लिस्ट आउट करना इसी को कहते हैं, वो लिस्ट आउट करना इसी को ही कहते हैं। चलो एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, संख्या के एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सर 2:15। तो ये लो भाई साहब,
2:15 PM कि सर 8 बजे, तो ये लो सर 8 बजे, सुबह की 8 बजे। बातें समझ में आ रही है क्या लिख रहा हूं? जैसे मैंने लिखा 3:2, जैसे मैंने लिखा 10:5, 10:4। तो सर ये जो कोलन होता है ये अनुपात बताने के लिए, टाइम बताने के लिए, ये लिस्ट बताने के लिए, ये क्या नाम सर किसी किसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें कोलन का यूज करना पड़ता है। हमें किसका यूज करना पड़ता है? हमें कोलन का यूज करना पड़ता है। बोलो बच्चों, आया कि नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया समझ में? एक एग्जाम्पल और करवाता हूं, बहुत फेमस एग्जाम्पल जो मैं हमेशा बोलता हूं, जैसे मैंने लिखा बेकन, BACON, बेकन सेज, बेकन सेज, और अब मैंने लगा दिया डबल डॉट। इसका मतलब कहने वाला बंदा बेकन है और वो क्या कहता है? वो कहता है रीडिंग, READING, रीडिंग मैक्स, MAKES, रीडिंग मैक्स ए फुल मैन, मतलब जो व्यक्ति पढ़ता है ना वो फुल आदमी बन जाता है। फिर मैंने लगाया कोमा, फिर मैंने क्या लगाया? कोमा, और लिखा राइटिंग, WRITING, राइटिंग एंड एग्जैक्ट, EXACT, राइटिंग लिखने वाला बंदा एग्जैक्ट मैन बनता है, साफ साफ लिखने वाला बंदा बन जाता है। एंड स्पीकिंग, SPEAKING, और स्पीकिंग करने वाला बंदा रेडी मैन बन जाता है, READY, रेडी मैन। कहने का मतलब ये बेकन ने कहा था, एक बहुत बड़े एसेइस्ट हुए थे, ऐसे लिखने वाले बंदे हुए थे, बहुत बड़े बंदे थे ये, मतलब बहुत नाम था इनका अंग्रेजी के साहित्य के अंदर। और तुमने नाम सुना होगा, प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, ये इन्होंने कहा था। मतलब प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, ये बात किसने कही थी? ये बेकन ने कही थी। बेकन ने तो बहुत सारी बातें कही थी स्टडी के ऊपर, जिसमें से एक बात ये भी है कि रीडिंग करने वाला बंदा पूरा आदमी बनता है, और राइटिंग करने वाला बंदा एग्जैक्ट मैन बनता है, और स्पीकिंग करने वाला बंदा रेडी मैन बनता है। तो ये कहने वाली बात किसने कही? कि सर बेकन ने कही। तो बेकन सेज डबल डॉट और इन्वर्टेड कोमा बंद। बोलो बच्चों, आया कि नहीं आया समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ? आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ सकता हूं? अब हम चलेंगे सर नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम चलेंगे एक नए पंक्चुएशन मार्क में, अपस्ट्रफी, APOSTROPHE। अब हम अपस्ट्रफी की बात करेंगे बेटा। अब हम किसकी बात करेंगे? अपस्ट्रफी। अपस्ट्रफी का यूज कब किया जाता है? एक तो सर पोजीशन दिखाने के लिए, POSSESSION। पोजीशन का मतलब होता है सर अधिकार। पोजीशन का मतलब क्या होता है? अधिकार। ये अपन ने नाउन में खूब पढ़ लिया बेटा। ये अपन किस में पढ़ चुके हैं? कि सर ये हमने नाउन में पढ़ लिया है। किस में पढ़ लिया है? नाउन के टॉपिक में हमने ये पढ़ लिया है। जैसे एग्जांपल्स के साथ में बताऊं तो मैंने बोला राम्स पेन, तो ये अपस्ट्रफी एस लगा है, ठीक है। मैंने बोला BOY अपस्ट्रफी एस, बॉयज शर्ट, ऐसा मैंने बोला। और बोल देता हूं लेडीज, LADIES, लेडीज अपस्ट्रफी कंपार्टमेंट, COMPART, कंपार्टमेंट, मतलब लेडीज का कंपार्टमेंट। इसी प्रकार से मैंने बोला SANJAY, संजय टीचिंग, TEACHING। तो सर इस तरीके से हमें क्या लगाना पड़ता है? अपस्ट्रफी एस का यूज करना पड़ता है। छोटी छोटी बातें हैं। और सुनो, ये तो नॉर्मल सी बातें थी जो हमने नाउन में पढ़ ली थी, जो हमने किस में पढ़ ली थी? ये सारी सारी नाउन में पढ़ ली थी। राम्स पेन, राम का पेन, बॉयज शर्ट, बॉय का शर्ट, लेडीज कंपार्टमेंट, लेडीज का जो डब्बा होता है रेल ट्रेन में, उसकी बात की जा रही है। संजय टीचिंग मतलब संजय सर की टीचिंग, इस तरीके से कुछ बात की जा रही है। अब शॉर्ट टर्म्स की बात करूंगा, शॉर्ट पॉइंट। बताओ इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ये लो, इसकी फुल फॉर्म बताओ फटाफट से।
इसकी फुल फॉर्म बताते जो, इसकी फुल फॉर्म बताओ, इसकी फुल फॉर्म बताओ, इसकी फुल फॉर्म बताओ, इसकी फुल फॉर्म बताओ, इसकी फुल फॉर्म बताओ। लो बताओ, इनकी फुल फॉर्म बताओ बेटा। जी सर, इनकी फुल फॉर्म बताओ कि सर ये लिखा हुआ ना, पहला ये लिखा हुआ आई हैव, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ सर आई हैव, ठीक है, बहुत बढ़िया। और सुनो, ये क्या लिखा हुआ दूसरा वाला सर, ये लिखा हुआ यू आर। तीसरा वाला क्या लिखा हुआ, तीसरा वाला लिखा हुआ सर आई हैड या आई वुड, आई हैड या आई वुड। ये क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ सर आर नॉट या एम नॉट, आर नॉट या फिर एम नॉट। ये क्या लिखा हुआ शेंट, ये लिखा हुआ सर शेल नॉट। वॉन्ट क्या लिखा हुआ, वॉन्ट लिखा हुआ सर विल नॉट। और इट्स क्या लिखा हुआ, इट्स लिखा हुआ सर इट इज या इट वॉज, इट इज या फिर इट वॉज। बोलो मेरे बच्चों, आया कि नहीं आया समझ में, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बताओ। जी सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, आ रही है बातें समझ में, ठीक है। सारे बच्चे जानते हैं कैन नॉट, ठीक है, मसंट, मस्टंट, ठीक है, निडंट, ये खूब पढ़ रखा अपन है ना, डेरंट, इन सब के यूज आपको पता है ही। आई विल, आई विल का मतलब हो गया, ये आई एल लिखा हुआ ना, इसका मतलब होता है आई विल या आई शेल, आई विल या फिर आई शेल। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम। आई वाना का मीन क्या होता है सर, ये तो स्पोकन लैंग्वेज है, आई वॉन्ट टू डू, आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट कुछ भी है ना, वॉन्ट से रिलेट बनता है ये। चलो क्लियर हुई बात। चलो सर, हमारे को ये चीज भी समझ में आ गई, इसको हम किसके नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं सर अपस्ट्रफी के नाम से। अब हम अगला पढ़ेंगे डैश, DASH। हमारा अगला जो पंक्चुएशन मार्क आएगा सर वो आता है डैश, और डैश होता है कुछ इस तरीके से, है ना, डैश इस तरीके से होता है। इसमें डैश में क्या होता है, दो शब्दों के बीच में जो गैप होता है उसको डैश कहते हैं। एक वर्ड और पढ़ाऊंगा साथ के साथ में, हाइपन, HYPN, ये भी ऐसा ही होता है। इसमें दो शब्दों के बीच में गैप, दो शब्दों के बीच में गैप होता है। इसमें दो शब्दों के बीच में गैप होता है और इसमें गैप नहीं होता, इसमें गैप, इसमें गैप नहीं होता, इसमें गैप नहीं होता है। तो डैश और हाइपन में ये फर्क है, डैश और हाइपन में ये फर्क है। एग्जांपल से समझाता हूं, मुझे बताना कौन सा डैश है और कौन सा हाइपन है, बताना आप, है ना, कौन सा डैश है कौन सा हाइपन है ये बताना। जैसे मैंने लिखा फादर इन लो, एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा 2006 से लेकर 2016 तक, ये लिखा मैंने लिखा PASSER, पेसर बाई। एक मैंने लिखा 25 से 27 फरवरी, फेब्रुअरी। एक मैंने लिखा सिस्टर इन लो, और एक मैंने लिखा 10 से 12
AM। अब बताओ सर, मैंने आपके सामने 6 एग्जाम्पल लिखे हैं, तो सर ये जो गैप आपको दिखाई दे रहा है, ये गैप है मतलब डैश है, यहाँ ये जो गैप है मतलब डैश लगा हुआ है, यहाँ ये जो गैप है मतलब डैश लगा हुआ है। इसका मतलब सर जहाँ गैप आता है ना वो डैश होता है, जहाँ गैप आता है वो डैश होता है, उसका मतलब होता है से। 2000 से लगाकर 2016 तक, 25 फरवरी से लगाकर 27 फरवरी, 10 बजे से लगाकर 12 बजे तक, ऐसा लिखा हुआ है डैश में। और हाइपन, हाइपन सर कंपाउंड नाउन के लिए आता है, फादर इन लो, पेसर बाई, सिस्टर इन लो, इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है। बोलो सर, माता पिता, शाबाश, बहुत बढ़िया। आया कि नहीं आया समझ में, क्लियर करो। आया कि नहीं आया समझ में, क्लियर करो बेटा फटाफट से। ठीक है, ये यूज किया जाता है हाइपन और डैश का। अब मैं डैश का एक पर्टिकुलर यूज है वो बता देता हूं। डैश का पर्टिकुलर यूज एक क्या है वो सुन लो, DASH। डैश का यूज किया जाता है सडन चेंज ऑफ थॉट, SUDDEN, सडन चेंज ऑफ थॉट, अचानक से विचार बदल जाता है सेंटेंस में, THOUGHT, सडन चेंज ऑफ थॉट। अचानक से क्या बदल जाता है, विचार बदल जाता है। अचानक से क्या बदल जाता है बच्चों, अचानक से विचार बदल जाता है। कैसे कैसे विचार बदल जाता है, थोड़ा सा देखिएगा एग्जाम्पल से आप लोगों को बताऊं तो मैं, जैसे मैं कोई सेंटेंस लिख रहा हूं, आप समझना सेंटेंसेस को पढ़ना, और फिर कैसे अचानक से विचार बदलता है तो हमें डेस का यूज करना पड़ता है। मैंने छोटे छोटे सेंटेंस लिख रहा हूं, मैंने लिखा ही वॉज, कोई बंदा है उसके लिए बोला जा रहा है, ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, FRIEND, फुल स्टॉप। मैंने लिखा कि वो मेरा अच्छा दोस्त है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। फिर बोला जा रहा है वी, अब वी कौन, मैं और वो, वी का मतलब मैं और वो, हम, वी USED, वी यूज टू प्ले, PLAY, वी यूज टू प्ले टुगेदर, हम साथ साथ खेला करते थे, हम साथ साथ खेला करते थे। बात समझ में आ रही है कि ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। और फिर थोड़ी देर बाद मैंने बोला कि वी यूज टू प्ले टुगेदर, हम साथ साथ खेला करते थे, है ना। फिर मैंने ये लगा दिया डैश। अब अगर मैंने डैश लगाया है तो जो बातें हो रही थी ना कि वो मेरा दोस्त था, हम अच्छे अच्छे खेला करते थे, घुमा करते थे, बातें किया करते थे, फिर डैश लगा दिया, इसका मतलब यहां पर बात चेंज होगी, यहां पर तुरंत विचार बदलेगा। और तुरंत विचार बदल कर क्या आया, बट वाई। क्या बोला गया, बट वाई, बट वाई एम आई टेलिंग यू, बट वाई एम आई टेलिंग, TELLING, बट वाई एम आई टेलिंग दिस, लेकिन ये सब चीजें मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, लेकिन ये सब चीजें मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं। कहां बात हो रही थी, वो मेरा दोस्त है, हम आज खेला करते थे, हम जाया करते थे, हम पढ़ा करते थे, हम ये हम वो ये सब। फिर डैश लगाकर बोला बट वाई एम आई टेलिंग यू दिस, लेकिन ये सब चीजें मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, टेलिंग यू, है ना, टेलिंग यू दिस, ये सब चीजें मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं। सर ये क्या हुआ, सडन चेंज। ये क्या हुआ सर, ये हुआ सडन चेंज। बोलो मेरे बच्चों, आया कि नहीं आया समझ में, बताओ। क्लियर, जी सर, बहुत बढ़िया, शानदार। सडन चेंज के लिए हमें ये सब चीजें लगानी पड़ती है। अब हाइपन के दो चार एग्जांपल्स और देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा सिस्टर इन लॉ लिख दिया, फादर इन लॉ लिख दिया, पेसर बाई लिख दिया, है ना। जैसे मैंने लिखा सेल्फ मेड, सेल्फ मेड का मतलब खुद से बनाया हुआ, सेल्फ मेड का मतलब खुद से बनाया हुआ। हम बोलते हैं ना वेल बिहेव्ड, BEHAVED, ये हाइपन है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपन बोलते हैं। ठीक है, HYPEN, ये जो होता है इसको हाइपन बोला जाता है, हाइपन, इसको हाइपन बोला जाता है। और DASH, इसको हम डैश बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, डैश।
ये छोटा होता है और ये डैश बड़ा होता है, इनमें गैप होता है, इनमें गैप होता है और इसमें गैप नहीं होता, यही फर्क है मोटा मोटा। इसमें गैप नहीं होता, ये ध्यान रखना है आपको। इसमें क्या नहीं होता, इसमें गैप नहीं होता, गैप नहीं होता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बोलो मेरे बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फटाफट से बताओ, चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? बोलो तुरंत स्पीड के साथ में, चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? बस अब एक लास्ट कॉलन और बचा है, एक लास्ट मार्क और बचा है और फिर खत्म। लास्ट मार्क और बचा है बेटा। शाबाश, क्लियर है। लास्ट और बचा है, फिर खत्म हो जाएगा पंक्चुएशन मार्क। और पंक्चुएशन मार्क के अंदर लास्ट लास्ट कौन सा वर्ड आएगा? लास्ट आएगा सर सेमी कॉलन, सेमी कॉलन, COLON, सेमी कॉलन की हम बात करने वाले हैं। अच्छा देखो बच्चों, एक था कोमा, COMMA, कोमा। कोमा का यूज तो हमने इस तरीके से किया। फिर आया कोलन, COLON, कोलन का कुछ इस तरीके से था। अब आ रहा है सेमी कॉलन, SEMICOLON। सेमी कॉलन में फुल स्टॉप के नीचे कोमा आ जाएगा, ये लो, इस ऐसा आता है, ये होता है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन का मार्क कुछ इस तरीके से होता है बेटा, ठीक है? ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, ना 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 ना, कंफ्यूजिंग नहीं है, अभी कर देते हैं इसका भी इलाज, इसका इलाज अभी कर देते हैं बेटा, ठीक है? इसका इलाज भी अभी कर देते हैं ना। कोलन मतलब सेमी कोलन और कोमा, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करता होगा शायद आपको, कोमा और सेमी कोलन। ठीक है, करें स्टार्ट। आओ सर इसकी बात कर लेते हैं। इसमें वही बात आती है, इसमें भी सर पोज दिया जाता है, PAUSE। अच्छा, पोज किस किस में दिया गया है कि सर पोज दिया गया था, एक तो कोमा में, COMMA, कोमा में भी पोज था, और सर सेमी कोलन में भी पोज है, सेमी कोलन, COLON। ये पोज, पोज का मतलब रुकना, पोज मतलब स्टॉप, पोज का मतलब क्या होता है? स्टॉप। तो सर पोज कोमा में भी है और पोज सेमी कोलन में भी है, ठीक है? आई बात समझ में? दूसरा पॉइंट, सेपरेट क्लॉजेस, SEPA, एक मिनट पेन का कलर चेंज करते हैं, SEPARATE, सेपरेट क्लॉजेस, CLAUSES, सेपरेट क्लॉजेस। क्लॉजेस का मतलब दो सेंटेंसेस को अलग अलग करना। तो सर ये कोमा में भी था, COMMA, और ये सेमी कॉलन में भी है, सेमी COLON, ये सेमी कॉलन में भी है, ये दोनों में ही है सर। ये ऐसी की ऐसी चीज दोनों के दोनों में ही है, बस इसमें फर्क क्या करना है वो चेक करना है, ठीक है? करें स्टार्ट। वैसे मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, सुनना, समझने की कोशिश करना, बस 2 4 5 10 मिनट की बात और होगी, फिर बात हमारी खत्म हो जाएगी। सुनना कि सर जब हम अलग 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 नाउन की बात करते हैं ना, नाउन, अलग अलग नाउन की बात मान लो, अलग अलग फ्रेजेस की बात मान लो, अलग अलग शब्दों की बात मान लो, कोमा लगाते हैं, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, सर जब हम अलग 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 सेंटेंसेस की बात करेंगे ना, अलग अलग सेंटेंसेस की, तब भी हम कोमा लगाते हैं, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। लेकिन अलग 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 शब्दों की बात कर रहे हैं, और वो अलग अलग शब्दों में फिर आगे की तरफ कोमा 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 लगाकर हमें उन्हीं शब्दों को बार बार लिखना होता है, तो हम एक शब्द लिखते हैं सो ऑन। सो ऑन का मतलब ऐसा ही और, तो वो सो ऑन लिखने, हाँ हाँ बिल्कुल, वो सो ऑन लिखने से पहले, वो सो ऑन लिखने से पहले सेमी कोलन लगाया जाता है। मैं बताता हूं आपको एग्जांपल्स के साथ, देखिएगा, ये कोई शब्द है, कोमा, ये कोई शब्द है, कोमा, ये कोई शब्द है, कोमा, और इसके बाद में फिर मैंने लिखा है एंड सो ऑन। क्या लिखा मैंने? एंड सो ऑन, और वाक्य मैंने कर दिया आपका खत्म।
वाक्य मैंने आपका कर दिया खत्म। तो सर ये जो कोमा आया ना सो एंड के पहले, ये सेमी कॉलन में चेंज होगा। ये किस में चेंज होगा? ये सेमी कॉलन में चेंज होगा। कैसे? उदाहरण से समझाता हूं, समझिएगा। मैंने बोला आई कॉल्ड हिम, मैंने उसको बुलाया। आई कॉल्ड हिम, मैंने उसको बुलाया ऑन 25 25 को। फिर मैंने बोला मंडे को, ठीक है, कब बुलाया? मंडे को बुलाया। फिर उसके बाद में मैंने बोला मतलब 25 मंडे, ठीक है। फिर थोड़ा सा रुकूंगा, सेमी कॉलन का यूज करूंगा। और फिर मैंने बोला 28 को बुलाया कोमा, उस दिन था थर्सडे, ऐसा कुछ बोल दिया, THURSDAY, थर्सडे। फिर मैंने लगा दिया सेमी कॉलन। फिर मैं बोलूँगा 13th के बाद में फिर मैंने कॉमा लगा दिया एंड मैंने बोला सैटरडे, SATURDAY, सैटरडे। फिर मैंने सेमी कॉलन लगा दिया और फिर मैंने लिख दिया एंड सो ऑन, फुल स्टॉप। समझना एक बार, आई कॉल्ड हिम, मैंने उसको बुलाया 25 मंडे, तो 25 के बाद में कोमा लगाया और मंडे को बात खत्म कर दी। फिर ऐसा का ऐसा ही मुझे और लिखना था तो मैंने सेमी कॉलन लगाया, फिर बोला 28 कोमा गुरुवार, फिर मैंने सेमी कॉलन लगा दिया। फिर ऐसा का ऐसा ही मुझे और लिखना था तो मैंने लिखा 13th सैटरडे, और फिर मैंने सेमी कॉलन लगाया और फिर मैंने लिखा एंड सो ऑन। और क्या लिखा? एंड सो ऑन। तो सर सेम फ्रेजेज हम लिख रहे हैं कोमा के साथ में, सेम फ्रेजेज हम लिख रहे हैं कोमा के साथ में। तो वो कोमा और वो फ्रेज लिखने के बाद में सेमी कॉलन, फिर कोमा और फिर वो शब्द लिखने के बाद में सेमी कॉलन, फिर कोमा और फिर वो शब्द लिखने के बाद में फिर सेमी कॉलन। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये एक प्रकार का एग्जाम्पल हुआ। ये क्या हुआ? ये एक प्रकार का आपका एग्जाम्पल हुआ। ठीक है सर, एक और देखते हैं, एक चीज और देखते हैं, थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा टफ लग सकता है आपको। एक एग्जाम्पल और देखिए, मैं लिखता हूं। मैंने लिखा आई लाइक हिज पर्सनैलिटी, आई लाइक हिज पर्सनैलिटी, PERSONALITY। मैंने बोला आई लाइक हिज पर्सनैलिटी, मुझे उसकी पर्सनैलिटी बहुत पसंद है। ठीक है सर, मतलब उसका व्यक्तित्व मुझे बहुत पसंद है। एटीट्यूड पसंद है, कोमा लगा के लिख रहा हूं, ATTITUD, मुझे उसका एटीट्यूड भी पसंद है। ठीक है, कोमा। दूसरी बात और चल रही है बात, मैंने बोला वे ऑफ, WAY, वे ऑफ टॉकिंग, मुझे उसके बात करने का तरीका भी बहुत पसंद है। इसका मतलब हमने क्या क्या करा, और फिर लिख दिया ETC मतलब एटसेट्रा। फिर हमने एटसेट्रा के बाद में यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया। अब रुकना, सुनना मेरी बात, कि मैंने बोला हिज पर्सनैलिटी, ठीक है, हिज एटीट्यूड, ठीक है, हिज वे ऑफ टॉकिंग, उसका वे ऑफ टॉकिंग भी मुझे पसंद है, आदि। और अब मैं लगाऊंगा सेमी कॉलन। अब मैं क्या लगाऊंगा? सेमी कॉलन। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं बात, और मैंने लिखा बट, लेकिन, बट आई लाइक नहीं, आई लाइक नहीं करेंगे, बट आई डोंट लाइक, हिज एंगर, ANGER। अब सुनना, बात क्या हुई थी। यहां पर है आई लाइक हिज पर्सनैलिटी, कोमा, एटीट्यूड, कोमा, वे ऑफ टॉकिंग, कोमा, कुछ और, कोमा, सब उसकी पॉजिटिव बातें चल रही है। फिर हमने सेमी कॉलन लगाकर थोड़ी सी एक बुराई कर दी, सारी पहले पॉजिटिव बातें आ गई, फिर नेगेटिव बातें आ गई। इसका मतलब कॉन्ट्रास्ट। जैसे ही कहीं ना कहीं कॉन्ट्रास्ट की बात की जाती है, सेमी कॉलन का यूज किया जाता है। तो यहां नया पॉइंट बन रहा है, कॉन्ट्रास्ट आने पर हमें किसका यूज करना पड़ता है? सेमी कॉलन का यूज करना पड़ता है।
कॉन्ट्रास्ट आने पर हमें किसका यूज करना पड़ता है? सेमीकोलन का यूज करना पड़ता है। एक एग्जाम्पल और देख लो, लास्ट एंड फाइनल एग्जाम्पल की बात करने जा रहा हूं, ठीक है बेटा? जी सर। अच्छा ठीक है, दो सेंटेंस लिखता हूं सेम, सुनना। मैंने लिखा ही हैज मनी, ही हैज मनी, उसके पास में पैसा है, एंड प्रॉपर्टी, एंड प्रॉपर्टी, उसके पास में मनी है, उसके पास में प्रॉपर्टी है, कोमा कोमा कोमा, बट he needs gold, as well। उसके पास में मनी भी है, उसके पास में प्रॉपर्टी भी है, लेकिन उसको गोल्ड और चाहिए। लेकिन उसको क्या चाहिए? गोल्ड और चाहिए। एक सेंटेंस ही लिखा, दूसरा सेंटेंस और लिख रहा हूं। मैंने लिखा ही हैज मनी, कोमा प्रॉपर्टी क्या लिखा है? प्रॉपर्टी एंड गोल्ड अब मैंने लगाया है सेमीकोलन, बट ही नीड्स मोर। अब डिफरेंस कर लो, अब क्या कर लो बच्चों? डिफरेंस कर लो कि ऊपर वाले में लिखा हुआ ही हैज मनी, उसके पास में मनी है, उसके पास में प्रॉपर्टी है, बट ही नीड्स गोल्ड, लेकिन उसको गोल्ड भी चाहिए, सुनना मेरी बात। कोमा कब आ रहा है? मनी अलग सब्सटेंस है, प्रॉपर्टी अलग सब्सटेंस है, गोल्ड अलग सब्सटेंस है। उसको मनी चाहिए, उसको प्रॉपर्टी चाहिए, और उसको गोल्ड भी चाहिए, तो बट कॉमा लगा दिया। लेकिन सुनना नेक्स्ट वाले सेंटेंस में, ही हैज मनी, उसके पास में मनी है, उसके पास में प्रॉपर्टी है, उसके पास में गोल्ड भी है, बट से पहले सेमीकोलन है, बट ही नीड्स मोर, लेकिन उसको और ज्यादा चाहिए, यही चीजें उसको और ज्यादा चाहिए। तो सर थोड़ा सा मतलब सेपरेट चीज अगर होती है, जैसे ही थोड़ी सी सेपरेट चीज होती है, तो सेपरेटनेस के अंदर अपन को किसका यूज करना पड़ता है? थोड़ा सा अलग सा भाव आता है तो हमें सेमीकोलन का यूज करना पड़ता है, और उसी से रिलेटेड बात चलती रहती है तो हम कोमा लगाकर भी बोल देते हैं। ये थोड़ा सा एक छोटा सा अंतर है। अगर ये अंतर नहीं भी होता है तो भी सर कोमा या सेमीकोलन एक सी ही बात है, लेकिन कोमा और सेमीकोलन में मैंने इतना सा समझा है कि सर एक जैसी बात चल रही तो आप कोमा लगाकर बात करते हुए चलते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है तो सेमीकोलन का यूज हम कर लेते हैं। बस ये सारी की सारी बात यहां पर थी। तो बच्चों ये एक तरीके से क्या हो गया? ये एक तरीके से अपना जो नॉर्मल जो पंक्चुएशन मार्क का पॉइंट होता है वो कंप्लीट हो गया। 9:20 हो गई। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।